हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग कक्षा 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो उसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही थी। पूरी किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय में वो सारे प्रश्न कराए जा रहे थे, और अति लघु की सीरीज जो होती है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप लोग जरूर जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक। और लघु उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, और आज आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक। तो जितने भी प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं सभी आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत कराया जा रहा है, तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक। और अगर आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो चार्ज केवल 21 रुपये है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सारा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक। तो जिनको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक। तो चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को विजिट करिए और सारे वीडियोस को अच्छे तरह देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। में प्रश्न नंबर 15 क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछा है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इनसे क्या हानियां हैं तथा किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड में इनको उत्पन्न होने से हम लोग किस प्रकार रोक सकते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि भंवर धाराएं क्या होती है, इनसे क्या हानियां होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेना, साथ में आपको इसको याद भी कर लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसके आने की संभावना बन रही है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं क्या होती है भंवर धारा, उसके बाद हम लोग भंवर धाराओं से हानियां भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है भंवर धारा। देखिए जब हम लोग किसी धातु की मोटी प्लेट को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करते हैं तो क्या होता है, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो क्या होगा, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करते हैं तो क्या होता है, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया भंवर धाराएं। अब हम लोग जानते हैं भंवर धारा से हानियां क्या होती है। देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है, डायनेमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडलियों की क्रोडों में ट्रांसफार्मर के फ्रेम में भंवर धाराओं की उत्पत्ति द्वारा ऊर्जा का उष्मा के रूप में बहुत हास होता है। मतलब ये है, इसमें क्या होता है, जो भंवर धारा होती है वो ऊर्जा का उष्मा के रूप में बहुत ज्यादा हास कर देते हैं। ठीक है, इससे ये हानियां हो जाती हैं। ये आपका हो गया भंवर धारा से हानियां। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला जो पार्ट था क्या था। इसमें आपसे पूछ रहा था कि हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा को रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं। देखिए इसमें क्या उपाय करते हैं हम लोग, भंवर धाराओं के हास को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की किरोट को कई पतली पतली पत्तियों के रूप में वार्निश से जोड़कर बनाते हैं, जिसे हम लोग पटलित क्रोड कहते हैं। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है, भंवर धाराओं को हास को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की किरोट को कई पतली पतली पत्तियों के रूप में वार्निश से जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, जिस इस प्रकार बनाएगी क्रोड को हम लोग पटलित क्रोड कहते हैं। मतलब देखिए इसमें आपका क्या हुआ, जब हम लोग आपका अगला पार्ट था इसमें आपसे पूछ रहा था कि ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराओं को रोकने के लिए क्या उपाय है। देखिए इसमें आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराओं को रोकने के लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, भंवर धाराओं के हास को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को कई पतली पतली पत्तियों के रूप में वार्निश से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनाएगी क्रोड को हम लोग पटलित क्रोड कहते हैं। मतलब भंवर धाराओं के हाथ को कम करने के लिए हम लोग पटलित क्रोड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धारा को रोकने के लिए उपाय। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इस से पूछ रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलाकोण फाई का व्यंजक लिखिए। फाई के किस मान के जेड का मान न्यूनतम होता है। इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको बताना है परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलाकोण फाई का व्यंजक बताना है, तथा साथ में आपको ये भी बताना है कि फाई के किस मान के जेड का मान न्यूनतम होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 11 में और 7 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पता होना चाहिए क्या होता है परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला और क्या होता है कलाकोण का फार्मूला। अगर आपको नहीं पता इसे आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आने समान आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने। ठीक है, तो हम लोग आगे जानते हैं कि एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एल सी आर परिपथ की परिबाधा का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया, जब आपका प्रतिबाधा का फार्मूला क्या बनता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होता है आपका, आर आपका प्रतिरोध होता है, एल क्या होता है प्रेरकत्व होता है, साथ में आपका सी क्या होता है धारिता होती है। ठीक है, ये आपका होगा किसका, प्रतिबाधा का फार्मूला। अब देखिए जो कलाकोण का फार्मूला क्या बनता है, देखिए इसमें आपका आगे लिखा हुआ है, जो आपका कला कोण उसका फार्मूला क्या होता है, जो आपका कला कोण होता है वो 5 बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर होता है। मतलब आपका कला कोण का फार्मूला क्या बनता है, 5 बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर, इसका कला कोण का फार्मूला बनता है। ठीक है, और देखिए आपका जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होता है। देखिए 5 बराबर 0 के लिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है 5 बराबर 0 के लिए जेड का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न, हिसाब से नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था इसका जो आपका फार्मूला तीनों बन गए, प्रतिबाधा का फार्मूला या कला कोण का फार्मूला। देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 17 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे इसमें पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में, 9 में और 7 में 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए क्या होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट कर लेना, साथ में इसको याद भी कर लेना, क्योंकि इसके संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने है। ठीक है, तो हम लोग आइए जानते हैं क्या होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। देखिए समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब वो ये हो गया कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तथा ये भी होता है समय के साथ जो परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब ये है कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तथा समय के साथ परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने यहाँ से बताया कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में जो एक तरंग होती है वो निहित होती है। ठीक है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। मतलब ये बताया कि प्रकृति में एक तरंग, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है। ठीक है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए क्या स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित होती है। ठीक है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं, इसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। देखिए इसमें यह लिखा हुआ है आगे। देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं, जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यही आपका तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि इस तरंग में जो होता है विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र जो होते हैं दोनों परस्पर लंबवत, मतलब इसमें क्या होगा विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे यानी लंबवत होते हैं। ठीक है, और तथा इसमें आगे भी लिखा हुआ है तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के तो लंबवत होंगे ही, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए आप नीचे बना हुआ है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम होगा, ये आपका होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपका देखिए प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांति कोण की जाके विद्यमान पाती होता है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में और 15 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है आप नोट कर लीजिएगा, साथ में इसको आपको तैयार भी कर लेना, क्योंकि इसके आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यदि हम लोग विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को हम लोग 2 से निरूपित करें, मतलब ये होगा कि अगर हम लोग विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से डिनोट करें तो क्या होगा, तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका 2n1, मतलब 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, यानी 2 हम लोग किसको माना सघन माध्यम को, 1 किसको माना हम लोगों ने विरल माध्यम को माना, तो क्या हो जाएगा 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा sin i अपन sin r आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, देखिए यदि हम लोग आपतन कोण i को क्रांति कोण c के बराबर मान ले तो क्या होगा, तब अपवर्तन कोण जो होगा r होगा क्या होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए जहाँ पे हम लोगों ने साइन, यहाँ पे आपका i लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग c रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर sin c अपन यहाँ पे जहाँ का r लिखा वहाँ पे हम लोग 90 रख देंगे तो sin 90 हो जाएगा। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा sin c जो होगा वो 2 के सापेक्ष के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 के सापेक्ष का अपवर्तनांक बराबर sin c हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपका लिखा हुआ है इसमें, आपको पता होगा कि परंतु 2 के सापेक्ष का अपवर्तनांक जो होता है वो 1/1 के सापेक्ष 2 के अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब ये होगा तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वो 1/1 के सापेक्ष 2 के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अतः 1/1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जो होगा वो sin c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक मतलब 1n2 क्या हो जाएगा 1/sin c हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, मतलब जो होगा n होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c के हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये प्रूव होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी f है जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी m+1 × f होगी। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में और 11 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आने की आपकी बोर्ड परीक्षा में संभावना है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से तैयार कर लेंगे तभी आप वहाँ पे उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका f क्या है, आपका f है फोकस दूरी है। ठीक है, u अभी क्या है क्रमशः लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लेंस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आपका जो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम लोग b से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग दोनों पक्षों में b से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका b/b माइनस b/u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए उसके बाद में इधर भी हो जाएगा तो क्या होगा b/f हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है b से b कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, तो क्या 1 माइनस b/u हो जाएगा बराबर b/f आएगा। इस वैल्यू को आप लोग याद करिए, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोग उठा के अभी जो अगला फार्मूला आपका बनेगा उसमें हम लोग इसकी वैल्यू को भी रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्या है, आवर्तन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि आवर्तन आपने क्या होता है m बराबर होता है v/u होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम लोग 1 से घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस m बराबर 1 माइनस v/u। ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो पिछला फार्मूला आपने निकाला 1 माइनस v/u बराबर v/f, ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस v/u हम लोग वहाँ पे v/f रख देंगे। देखिए यहाँ पे रख दिए ना,
उसके बाद क्या होगा देखिए 1 माइनस एम बराबर बी अपन एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बी को इधर रखिए और एफ को जो डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी बराबर वी एफ इंटू 1 माइनस एम आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब दिया हुआ है कैसा दिया हुआ है, वास्तविक दिया हुआ है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो एम का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु प्रतिबिंब आपका क्या वास्तविक आता है एम का मान ऋणात्मक होगा। देखिए जब एम का मान ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आपका वैल्यू जो आएगी बी बराबर एफ ब्रेकेट में 1 प्लस एम आपका है नहीं, जो आपके पर्दे की लेंथ से दूरी आएगी वो क्या आएगी बी बराबर एफ इंटू 1 प्लस एम आपका आएगी। ठीक है, तो आपका ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, देखिए हमसे पूछ रहा है किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए, दिखाए कि विचलन कोण कब न्यूनतम होगा। इसमें आपको बताना है कि किसी भी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ क्या होता है, तथा आपको ये भी बताना है कि विचलन कोण कब न्यूनतम होता है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 में और 10 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसका जो ग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ से बनाए हुए होंगे तभी आप वहाँ पे बना पाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण जो है बराबर होते हैं, अर्थात प्रिज्म के लिए अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तब क्या होता है जो विचलन कोण होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, मतलब ये हो गया जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होंगे तब प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण जो होगी वो प्रिज्म के आधार से समांतर हो जाएगी, तब क्या होगा विचलन कोण तब न्यूनतम होगा। ठीक है, जो इसका जो ग्राफ बनता है देखिए इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिसका जो वक्र बनता है यहाँ का आई डेल्टा एम का, देखिए यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे जो डेल्टा एम जो मिनिमम होता है कब होता है जब यहाँ पे 45 डिग्री पे क्या होता है आपतन कोण होता है, यहाँ पे 38 डिग्री पे क्या होता है विचलन कोण होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है ग्राफ। देखिए जो आपका जो होता है देखिए जो वाई एक्सिस में क्या होता है आपका विचलन कोण होता है, और जो आपका जो आपतन कोण होता है वो कहाँ होता है आपका एक्स एक्सिस में होता है। ठीक है, उसके बीच जो ग्राफ बनता है आपका ये आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो चलो नोट कर लीजिए इस ग्राफ को अच्छे से, इसको बना के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 21, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष। और आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेना, साथ में इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बनने, तो अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूरबीन अनंत पर न होकर समीप रहता है। मतलब ये है कि इस दोष में क्या होता है, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि नेत्र का जो दूरबीन होता है वो अनंत पर न होकर समीप रहता है। ठीक है, इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप जान लेते हैं क्या होता है निकट दृष्टि दोष के कारण। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला कारण क्या है आपका, ये पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़े। मतलब इसमें क्या होता है जब ये दोष होता है तो क्या होता है उसमें नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, ये आपका पहला कारण होता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है आगे, आपका ये दूसरा कारण है। देखिए तो इसमें आपका दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है आपका, देखिए इसमें क्या है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा आपका देखिए आपको ये दोष हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आगे क्या है देखिए इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित न होकर उससे आगे बनने लगता है। मतलब ये है तो आपका जो प्रतिबिंब है आपका रेटिना पर बनना चाहिए वो यहाँ न बन के इससे आगे ही बनने लगता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित न होकर इससे आगे ही बनने लगता है, अर्थात क्या होगा प्रतिबिंब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ऊपर बन जाएगा, मतलब यहाँ बीच में बन जाएगा। ठीक है, इसके बनने के कारण क्या होगा, इससे बन जाने से क्या होगा जो दूर बिंदु होगा वो अनंत पर न होकर क्या होगा आंखें काफी समीप बनता है। ठीक है, तथा क्या होगा जो निकट बिंदु होगा वो भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा निकट दृष्टि दोष के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।